every semen report should be repeated. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंशिएट कर पाए अजूस्पर्मिया और क्रिप्टोजूस्पर्मिया। तभी हो पाएगा जब आप एक IVF सेंटर पे कराएंगे कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट करेगा। आप एक मिनट बता पाएंगे मुझे कि ये डिफरेंस क्या है यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट में? बट ऐसा होता नहीं है ज़रूरी कि स्पर्म बन ही ना रहे हो शरीर में। कई लोग जो फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है रिपोर्ट में लिखा हुआ कि टेस्टिकुलर वॉल्यूम ही कम है। So this condition is known as hypogonadotropic hypogonadism, कि ब्रेन में ही हार्मोन कम बन रहा है। कई बार हम सिर्फ सीमेन के बेसिस पे भी और हार्मोन के बेसिस पे भी कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आपका कभी भी इतना पैथोलॉजी रिवर्सल हो जाए कि आप अपने आप प्रेग्नेंट हो पाए, दैट इज अ लिटिल अनलाइकली अनटिल एंड अनलेस आप ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करो। हाय ऑल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस। और हम शुरू करेंगे अपने पिछले पॉडकास्ट के अंत से, जहां हम बात कर रहे थे मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में बांझपन के कारण और उससे संबंधित इलाज के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत स्पेसिफिक रहेगा फॉर मेन जिनका सीमन का एनालिसिस रिपोर्ट कहता है जीरो स्पर्म काउंट। इट कैन बी वेरी डिवास्टेटिंग फॉर अ मेल टू नो कि उनका स्पर्म काउंट शून्य है, एक भी स्पर्म नहीं बन रहा, जहाँ पे नॉर्मल सीमन पैरामीटर्स मिलियंस में होते हैं। सो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एजोस्पर्मिया के बारे में और जानकारी लेंगे हम गौरव सर से। नमस्कार मैडम, जैसा आपने बताया आज का टॉपिक एजोस्पर्मिया है। मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। एक पेशेंट ए, उसको कैसे डायग्नोज होगा और क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो आपके पास आता है सबसे पहले सीमेन एनालिसिस के लिए, ठीक है। आप सीमेन एनालिसिस करते हैं और उसमें कोई स्पर्म नहीं मिलता। अब क्या वो अजोस्पर्मिक हो गया? इससे एक बार दिखाया और अजोस्पर्मिक हो गया, या कोई तरीका है जिससे हम और छानबीन कर सकें और बोल सकें भाई स्पर्म क्या पता हो क्या पता ना हो? तो सही तरीका क्या है? तो गौरव, अगर कोई भी रिपोर्ट सीमन का खराब आता है, जैसा हमने पहले भी बात किया था, इवन लो काउंट मोटिलिटी, एवरी सीमन रिपोर्ट शुड बी रिपीटेड, ठीक है, फ्रॉम अ रिलायबल लैब आफ्टर टेकिंग डिटेल्ड हिस्ट्री के कलेक्शन ढंग से हुआ है। अगर कलेक्शन ढंग से हुआ है, उसमें वॉल्यूम है कुछ, तो उस केस में हमें एक अच्छी लैब से सीमन को रिपीट करना चाहिए, ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन आता है 2 दिन बाद जाके रिपीट कर ले, कब रिपीट कर ले? देखो, सीमन एनालिसिस का 2 से 5 दिन का गैप होना चाहिए। एंड मोर ऑफन जब नील रिपोर्ट आता है, अगर हम पेशेंट को बोले भी कुछ दिन रुक के करो, तो दे आर ईगर टू नो देयर डायग्नोसिस। 5 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, पर एक अच्छी लैब से रिपीट किया जाना चाहिए। इस लैब वाली बात पे ना मुझे याद आया, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बाहर लैब से टेस्ट करा लेते हैं, पैथोलॉजी लैब से, उसमें लिखा होता है जीरो स्पर्म। मगर जब मैं अपनी लैब में खुद चेक करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम 3 ml है, मैं उसे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ टू अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ जस्ट 100 माइक्रोलीटर, और मुझे कई बार उसमें 40-50 स्पर्म मिल जाते हैं या 10-15 स्पर्म मोटाइल मिल जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोजूस्पर्मिया। इसके लिए आपको बड़ी डेडिकेशन चाहिए उन स्पर्म्स को ढूंढने के लिए। देन आप उस पर्टिकुलर स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं और आगे साइकिल में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंशिएट कर पाए अजोस्पर्मिया और क्रिप्टोजूस्पर्मिया में, कि पर्टिकुलरली अजोस्पर्मिया है कि नहीं है। तो सर वही ना, ये तभी हो पाएगा जब आप एक IVF सेंटर पे कराएंगे कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट करेगा। अगर पैथ लैब में सैंपल्स रिपीट होते रहते, ये तो बिल्कुल पिकअप नहीं हो सकता। नोबडी डज अ डिफरेंशिएशन बाय सेंट्रिफिकेशन। So sample has to be repeated at an IVF center and seen by an embryologist before we confirm the diagnosis of azoospermia. Exactly. Now this patient A, उसको 2 बार हमने 1 हफ्ते गैप पे चेक कर लिया, there is no sperm, मैंने ही चेक करा है, कोई स्पर्म नहीं है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे उसके साथ? तो सबसे पहली बात तो ना, एक तो उन्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि एजोस्पर्मिया मतलब स्पर्म्स बाहर तो नहीं निकल रहे, बट ऐसा होता नहीं है ज़रूरी कि स्पर्म बन ही ना रहे हो शरीर में। स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है, उनको समझाया जाता है, एंड पूरा एक ट्रैक लेके स्पर्म इजैक्यूलेट में बाहर डिस्चार्ज होते हैं। सो वी शुड नो स्पर्म नहीं निकल रहे और स्पर्म बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें टेस्टिंग पे एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे ये जानने में कि स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। सो वी ट्राई एंड टेल देम नो स्पर्म डजंट मीन दैट दे कैन नॉट फादर अ चाइल्ड। अगर हम स्पर्म्स बाय मीन्स ऑफ दिस टेस्टिंग जान पाते हैं कि टेस्टिस में बन रहे हैं या नहीं,
या कुछ इंजेक्शन से बनवा पाते हैं, तो देन दैट पर्सन कैन एक्चुअली फादर अ चाइल्ड, उनका अपना खुद का जेनेटिक बच्चा हो सकता है। सो अगर मैं बात करती हूँ क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो आएगी फिजिकल एग्जामिनेशन। एक मेल का एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। एक यूरोलॉजिस्ट जो स्पेशली एंड्रोलॉजी का इंक्लिनेशन रखते हैं। आप एक मिनट बता पाएंगे मुझे कि ये डिफरेंस क्या है यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट में? अगर बाय क्वालिफिकेशन इफ़ यू सी एन एंड्रोलॉजिस्ट इज सेम एज अ यूरोलॉजिस्ट, यानी MBBS डॉक्टरी करने के बाद, सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो यूरोलॉजी में स्पेशलाइज करते हैं, ठीक है, जो किडनी, प्रोस्टेट, पीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको देखते हैं। वाई आई सेड विद एन एंड्रोलॉजी बेंट ऑफ माइंड, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि स्पर्म्स क्या है क्या नहीं है, कैसे बाकी ऑर्गन फंक्शन करते, इट इज़ ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द फर्टिलिटी पार्ट ऑफ इट, कि हम ये तो जाने ही जाने कि स्पर्म बन रहे हैं नहीं बन रहे, और साथ में इस चीज़ के लिए अवेयर हैं कि ये प्रोडक्शन टाइम के साथ कम हो सकता है या इनको तुरंत फ्रीज करना है, क्या करना है, किस तरीके से प्रोसीड करना है। ऑल्सो कुछ जेनेटिक इश्यूज का भी रोल आता है इसमें। तो अगर एक यूरोलॉजिस्ट को ज्ञान होगा इन सब चीज़ों के बारे में, तभी वो इस व्यू पॉइंट से सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम आगे बात कर रहे हैं कि मेल अपने बच्चे पैदा करेंगे, तो इफ़ देयर इज़ अ जेनेटिक इशू वी शुड नो कि वो ट्रांसफ़र हो सकता है नहीं हो सकता है। सो इसलिए जब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम बात करते हैं, अ यूरोलॉजिस्ट शुड सी फॉर द साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, शुड एग्जामिन फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और नॉट। सो अगर टेस्टिकल्स का साइज़ ठीक है तो हमारा मैनेजमेंट अलग होगा। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, मान लो कि वहाँ पे डक्ट ही मिसिंग है जिसके थ्रू स्पर्म ने ट्रैवल करना है, इट इज़ वेरी क्लियर कि स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा होगा और इजैकुलेट में नहीं आ रहा होगा। ऑल्सो दिस इज एसोसिएट विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो उसकी टेस्टिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस, एपिडिडमाइटिस, वहाँ पे स्वेलिंग होना, वैरिकोसील की प्रेजेंस होना, जो नसें फूल जाती हैं, ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पे एक यूरोलॉजिस्ट हमें बता पाते हैं। तो ये इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट शुड बी डन। अच्छा मैडम, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, इसके अलावा क्या क्या कराना चाहिए पेशेंट्स को? और ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। हार्मोन में हम बात करें, देखो हार्मोन से ही एक्चुअली टेस्टिस में सीमन प्रोडक्शन होता है। तो ये हार्मोन ब्रेन से रिलीज होते हैं। FSH हार्मोन है मेन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके साथ LH हार्मोन, एंड देन एट द लेवल ऑफ टेस्टिस रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये हार्मोन के टेस्ट हमें थोड़ा आइडिया देंगे कि स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन बात आती है जेनेटिक टेस्टिंग की। तो इसके साथ साथ अगर हमारी रिपोर्ट्स इस तरीके की आती है कि प्रोबेबली स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा होगा, हार्मोन की रिपोर्ट ख़राब आ रही है, ज़्यादा FSH लेवल है, फेलियर में जा रही है टेस्टिस, या टेस्टिस का साइज़ कम है, तो हम जेनेटिक टेस्टिंग भी कराते हैं, क्योंकि कुछ जीन्स एसोसिएटेड होते हैं इस बात से कि स्पर्म काउंट टाइम के साथ कम होता चला जाएगा, सो मच सो कि बाद में उनमें रिट्रीवल भी ना हो, और आगे अगर उनका बेबी बॉय होता है तो दैट बच्चा विल ऑल्सो इनहेरिट दीज जेनेटिक डिसऑर्डर। कई लोग जो फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है, रिपोर्ट में लिखा हुआ कि टेस्टिकुलर वॉल्यूम ही कम है। अब ये पहली बात तो पेशेंट समझना चाहेगा कितना कम कितना होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेगा? पेशेंट समझना चाहेगा कि भाई ये कम कितना कम होता है और इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। सो टेस्टिकुलर वॉल्यूम फिजिकल एग्जामिनेशन पे पता चल सकता है या स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड पे। सो मोस्टली जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं, एवरेज वॉल्यूम जो आता है 15 से 25 cc आता है। सो व्हेन अ टेस्टिकुलर वॉल्यूम इज लेस देन 12 cc, दैट इज कंसिडर अ लो वॉल्यूम, ठीक है। अब दिस कैन बी यूनिलेटरल और बायोलेटरल, या तो दोनों टेस्टिस अफेक्टेड हो सकते हैं या एक टेस्टिस। सो ऐसे में मोस्टली हमने देखा है जब हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा रहा होता है या कोई सर्जरी रही है, तो या वायरल इन्फेक्शन का हिस्ट्री रहा है, तो उसमें कभी कभार एसिमेट्री होती है, दोनों टेस्टिकुलर वॉल्यूम ज़रूरी नहीं है एक साथ ही अफेक्ट हुई हुई, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ लो वॉल्यूम। अब इस लो वॉल्यूम पे हम हार्मोनल टेस्ट का सहायता लेते हैं देखने के लिए कि टेस्टिस में सीमेन प्रोडक्शन हो रहा होगा या नहीं। सो जैसा हमने बात किया था FSH हार्मोन के बारे में, सो FSH हार्मोन ब्रेन से रिलीज होता है, टेस्टिस पे एक्ट करता है स्पर्म बनाने के लिए। अगर FSH बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और हमारा टेस्टिकुलर वॉल्यूम कम है, तो ये टेस्टिस फेलियर की तरफ जा रही है, टेस्टिकुलर फेलियर में जा रही है। इसमें से सीमेन प्रोडक्शन भी इफेक्टेड होगा, टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन हो सकता है अभी नॉर्मल हो, बट आगे जाके अफेक्ट हो सकता है। सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स जिसके अंदर जेनेटिक टेस्टिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। वाई आर दीज मैन गोइंग इन टू टेस्टिकुलर फेलियर? अगर इन एब्सेंस ऑफ एनी हिस्ट्री ऑफ मम्प्स और वायरल इन्फेक्शन और कोई ट्रॉमा या सर्जरी,
नहीं है, तो क्यों ये टेस्टिस फेलियर में जा रही है? तो वो हमें शायद जेनेटिक्स में हम जब कैरोटाइप कराते हैं, क्लाइनफिल्टर का अगर हमारे पास डायग्नोसिस आता है या वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन आता है तो हेल्प कर सकता है कारण जानने में। बट इलाज उसमें ये रहेगा अगर हम सेल स्पर्म चाहते हैं दैट वी रिट्रीव द स्पर्म्स डायरेक्टली आउट ऑफ द टेस्टिस। एंड जब वॉल्यूम कम होता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बाय कन्वेंशनल टीसा या टेसी, जिसमें हम सिर्फ निडल प्रिक से एस्पिरेट करें या छोटा सा कट दे रहे हैं उससे जान पाएँ कि स्पर्म्स है या नहीं। सो इसमें जो होता है उसे कहते हैं माइक्रोटेसी। माइक्रोटेसी में इंसिजन बड़ा होता है, अंडर द माइक्रोस्कोप्स टेस्टिस के टिश्यू को देखा जाता है, जो हेल्दी बायोप्सीबल लगते हैं उनमें से हम बायोप्सी करते हैं, आपको देते हैं, आप उसमें स्पर्म्स को ढूंढते हैं एंड देन दैट इज़ हाउ इट गोज। और अगर हमने FSH का टेस्ट कराया, FSH इज ऑन अ लोअर साइड, बिल्कुल उल्टा जो हमने पहली बात किया था। FSH भी कम आ रहा है, टेस्टोस्टेरॉन भी कम आ रहा है और वॉल्यूम भी कम है। इस केस में हम इंजेक्शंस दे सकते हैं बाहर से FSH LH के, जो स्पर्म की प्रोडक्शन को इतना नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि पेशेंट अपने आप कंसेप्शन पा पाए। 3 से 6 महीने लगते हैं इलाज में। सो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, कि ब्रेन में ही हार्मोन कम बन रहा है। अब अगैन ब्रेन में हार्मोन क्यों कम बन रहा है उसके लिए एक ब्रेन MRI इमेजिंग होनी चाहिए कि क्या वो ग्लैंड की दिक्कत है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं हार्मोन जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो आइडेंटिफाई करके इलाज ये रहता है, अगर लो FSH LH है तो उसको बाहर से सप्लीमेंट किया जाए, 3 से 6 महीना इलाज किया जाए और उसके बाद हमने देखा है मोस्टली लोगों का सीमन रिपोर्ट नॉर्मल रेंज में आ जाता है इन 6 मंथ्स टाइम एंड they can utilize that semen sample for natural spontaneous conception or even in IUIs. So here you are breaking a myth. Generally मैंने देखा है कि जैसे ही ऐसा होता है कि पेशेंट अजूस्पर्मिक है और थोड़ी सी भी ऑल्ट्रेशन है साइजेस में या हार्मोन में, बहुत सारे लोग सिर्फ इंजेक्शन देना चालू कर देते हैं, हाँ, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि एक्चुअली में आपको इंजेक्शन देने की ज़रूरत है भी नहीं है। तो आप ये बोल रहे हैं देयर इज़ वन कंडीशन जहाँ पे हाइपो है, वहाँ पे इंजेक्शंस का रोल ज़्यादा है। गौरव, दूसरे तरह की जो बात की उस पर भी डेटा अच्छा खासा है कि अगर आपको माइक्रोटेसी की ज़रूरत पड़ रही है तो कुछ महीने तक इंजेक्शन लगाएं तो माइक्रोटेसी में रिकवरी अच्छी हो सकती है, तो सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करने के लिए। पर ये इंजेक्शन ऐसा नहीं है इस उम्मीद से दिए जाएं कि स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएगा, ये पेशेंट को पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करें जहाँ हार्मोन बहुत ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरॉन कम है और वॉल्यूम भी कम है, उसमें भी हम इंजेक्शन देते हैं, पर वो सिर्फ इसलिए कि माइक्रोटेसी तो करना ही पड़ेगा, आपको टेस्टिस से स्पर्म निकालने पड़ेंगे, पर शायद उसके अंदर चांसेस हमारे बेटर हो जाए। सो बट बहुत हैंडफुल ऑफ डेटा इसको सपोर्ट करता है, उस केस में भी इंजेक्शन देते हैं पर पेशेंट को बता के। ओके, ये तो हो गई हमारी जहाँ पे हम माइक्रोटेसा की तरफ जा रहे हैं या टेस्टिकुलर वॉल्यूम चेक करके जा रहे हैं। बट कई बार हम सिर्फ सीमेन के बेसिस पे भी और हार्मोन के बेसिस पे भी कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कहीं पे पेशेंट है जहाँ पे सीमेन का वॉल्यूम कम है, ठीक है, मगर हार्मोन्स ठीक है, ये क्या प्रेडिक्ट करते हैं? इसमें बहुत क्लियर कट होता है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल हो सकता है, टोटल हो सकता है। तो अगर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब स्पर्म प्रोडक्शन शायद हो रहा है, और FSH LH हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नॉर्मल है, ये बहुत कंफर्म करते हैं इस चीज़ को। सो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी मानते हुए, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मानते हुए टेस्टिस से डायरेक्टली हमें एस्पिरेट करना चाहिए, जिसे टीसा कहते हैं। एंड इसमें रिकवरी इज़ मोर देन 90%। तो मैंने 90% इसलिए बोला क्योंकि कंडीशन होती है सर्टोली ओनली सिंड्रोम, जिसमें क्या है टेस्टिकुलर वॉल्यूम भी ठीक है, आपकी हार्मोन की रिपोर्ट भी ठीक है, पर उसमें जब हम टीसा करते हैं, हम जब स्पर्म एस्पिरेट करते हैं तो उसमें हमें स्पर्म्स नहीं मिलते, और उन केसेस में भी हमें माइक्रोटेसी की ज़रूरत पड़ती है टू लुक फॉर दोज वेरी स्मॉल स्पॉट्स जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा होगा। और ये जब हम बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव की, तो इसमें अगेन जैसे हमने बात किया कि अगर पूरी डक्ट ही एब्सेंट है, हमने एग्जामिनेशन पे ढूंढ लिया, तो जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस के जीन की जेनेटिक टेस्टिंग होनी चाहिए, मेल में भी होनी चाहिए, फीमेल में भी होनी चाहिए, क्योंकि 25% चांस है कि जो बेबी बॉर्न होगा उसको भी ये प्रॉब्लम हो। तो दिस थिंग विल गिव अस एन आइडिया, एक तो इलाज कैसे करना है और फर्दर टेस्टिंग हमें किस तरीके से करनी है। अच्छा मैडम, जो ये बात चल रही थी कि भाई ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है और आप एस्पिरेट कर सकते हो स्पर्म,
तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसे कराना कहाँ चाहिए। कई बार हम पैथोलॉजी लैब में भी जाते हैं, नॉर्मल लैब में जाते हैं, वहाँ पे ना FNAC होता है, फाइनल एस्पिरेशन होता है, वहाँ पे स्पर्म निकाल के देख लेते हैं। पर उनके साथ दिक्कत क्या है, वो निकाल तो लेते हैं मगर फ्रीज नहीं कर सकते हैं। गौरव, अब ये ना आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इतने सारे लोग FNAC कर रहे हैं, मतलब सो मच सो दैट अभी रिसेंटली वी हैड अ प्रिस्क्रिप्शन जिसमें वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्होंने बोला बस FNAC करा के हमें बता दो कि स्पर्म है या नहीं है, तो कहीं पे भी FNAC करा लो। ऐसे FNAC जो कराई जाती है, FNAC में स्पर्म का पता तो चल जाएगा है या नहीं है, अगर है तो उन्हें फ्रीज भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्पर्म बस देख लिया, बिकॉज ये स्पर्म या ये जो बायोप्सी है या ये जो FNAC है, ये एक तरीके का इन्वेजिव प्रोसीजर है। आप बार बार नहीं करके देख सकते कि अब स्पर्म बन रहे अब नहीं बन रहे, तो जितने भी रिट्रीव होते हैं उसने फ्रीज कर लो, ठीक है। आपका कभी भी इतना पैथोलॉजी रिवर्सल हो जाए कि आप अपने आप प्रेग्नेंट हो पाए, दैट इज अ लिटिल अनलाइकली अंटिल एंड अनलेस आप ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करो। तो अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन की सर्जरी नहीं करा रहे हो और आप सिर्फ टेस्टिस में देख रहे हो स्पर्म बन रहे हैं नहीं बन रहे, उन सीमन सैंपल को ज़रूर फ्रीज करना चाहिए और उसे आगे यूटिलाइज कर सकते हैं हम IVF के लिए। बिल्कुल सही। हाँ, जैसे आपने बताया कि भाई अब नीडल जब डाल रहे हो ना, तो नीडल डालने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर जगह पर माइक्रो कैल्सिफिकेशन होगी, फाइब्रोसिस होगा और वो पर्टिकुलर जगह शायद अब आगे से स्पर्म नहीं बना पाएगी। तो जितने ज़्यादा आप नीडल डालोगे, जितने ज़्यादा आप स्पॉट्स हर्ट करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बचे कुछ स्पर्म भी है वो भी आप रिट्रीव ना कर पाएँ। तो सर, जैसे हमने देखा कि बहुत बार अगर स्पर्म ज़ीरो भी है इजैक्यूलेट में, तो हम उसे टेस्टिस से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर कभी कभार हमें डोनर सीमेन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या केसेस होते हैं जिसमें डोनर सीमेन की ज़रूरत है? जब हमने देखा कि टेस्टिस फेलियर में जा रही है, हमारी हार्मोन की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा आई है और टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, तो उस केस में स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो पैची भी हो सकता है ना हो, और हमने माइक्रोटीसा भी कर लिया तब भी अगर स्पर्म रिट्रीव नहीं हुए, देन वी नीड टू रिजॉर्ट टू डोनर स्पर्म। अगर हार्मोन रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, पर हमने बात किया कि कुछ कंडीशंस में तब भी हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना हो और स्पर्म प्रोडक्शन फिर भी हैम्पर्ड हो, तो जब भी हमारा कोई भी टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर फेल होगा, तब हमें डोनर सीमेन की ज़रूरत पड़ेगी। सो आज हमने डिस्कस किया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेल स्पेसिफिक इनफर्टिलिटी के कारण को, वो है एजोस्पर्मिया यानी ज़ीरो स्पर्म काउंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एपिसोड से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि एजोस्पर्मिया यानी स्पर्म ज़ीरो होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने स्पर्म से फादर नहीं बन सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी मोडालिटीज़ ऐसी अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप अगर स्पर्म काउंट बहुत लो है या बिल्कुल ज़ीरो है तो एक्सप्लोर कर पाएँ कि टेस्टिस में प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं है, और उसके बाद ही अगर बाहर से स्पर्म लेने की ज़रूरत पड़ती है तो उस पर रिजॉर्ट करें। अगर आपके और कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नीचे अवेलेबल है। कीप वॉचिंग दिस पॉडकास्ट शो and do like, subscribe and share.